This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। जो घर आप खरीद रहे हैं वो कहीं अवैध तो नहीं, धोखाधड़ी के मामलों से बचें। पूरे ड्यू डिलिजेंस के बाद ही अपनी गाड़ी कमाई से करें निवेश। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई के पार्किंग की दरों में कहीं कहीं 300% की बढ़त, कार वाले परेशान। पिछले साल हमने देखा कि कैसे बिल्डरों की गलतियों और उनके लालच का नतीजा भुगतना पड़ा मकान में रहने वालों को। लेकिन ये कहानी महज दिल्ली और मुंबई की ही नहीं है, लगभग हर शहर में यही हाल है। लक्ष्मी शिवदास की खास रिपोर्ट। मनोज पचौरी पिछले 9 साल से बेंगलुरु के पाई लेआउट इलाके में रह रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं। जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इनका घर है उस पर कई लाख रुपए का जुर्माना लगा। वजह थी बीबीएमपी को इमारत का जो प्लान दिया था उसमें निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया था। जैसे जहां कार पार्किंग होनी थी वहां दुकानें बना दी गईं। जब इन्हें पूरा मामला समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। It was under CMC before, CMC महादेवपुरा। हम अपनी प्रॉपर्टी को एक कट्ठा में बदलना चाहते थे। जब बीबीएमपी से इसका आकलन करने को कहा तो उसने बताया कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं। इमारत प्लान के तहत नहीं बनी और प्लान भी जाली हो सकता है। हमें हर अपार्टमेंट का 1 लाख जुर्माना देना होगा। Built as per the sanction plan और the sanction plan itself may be fake। कर्नल रविंद्रन का हाल भी मनोज पचौरी और उन बाकी 261 निवासियों जैसा है जिन्होंने 3 साल पहले पाई लेआउट में रहने की ठानी। यह पता चलने पर सब हैरान रह गए कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली पार्टनरशिप कंपनी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पूरा होने से पहले ही खत्म हो गई और सभी हिस्सेदारों ने अपनी अलग अलग कंपनियां खोल ली, जिससे कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो गया। ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर। बहुत बार हमने बिल्डर से संपर्क करना चाहा, लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग कंपनी खोलकर निर्माण करते हैं, इमारत बनाकर उसे बेचते हैं और जैसे ही तैयार होती है अपना ऑफिस बंद करके कहीं और जाकर नए नाम से यही काम करने लगते हैं। मनोज और रविंद्रन देश के हजारों खरीदारों में से महज 2 चेहरे हैं जो अपने सपनों के घर की तलाश में अवैध मकान खरीद लेते हैं। प्रशासन का अंदाजा है कि अकेले कर्नाटक में ऐसी 9000 ऊंची बिल्डिंगें हैं जहां या तो अवैध निर्माण हुआ है या फिर दूसरे नियमों की अनदेखी की गई है। See, the illegal construction definition can be very varied. It doesn't have to be that the entire building is illegal. अवैध निर्माण के अलग अलग मायने हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरी इमारत अवैध हो। बिल्डर ऊंचाई में, फ्लोर में यानी 50 तरह की गड़बड़ियां कर सकता है। इसलिए खरीदार को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि जो कहा गया है वही मिल रहा है या नहीं। Buyer should check if the approved plan matches with what he is getting in hand from the developer. जानकार कहते हैं कि अवैध कब्जे पर निर्माण आम बात है। इसके अलावा जितनी मंजूरी हो उससे ज्यादा मंजिलें, पार्किंग और दुकानें भी बिल्डर बनाते हैं। जमीन के मालिक न होने के बावजूद उसे बेचते हैं और इमारत बन जाने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देते, जिसके बाद ही कोई इमारत रहने लायक बनती है। इनमें से किसी भी जुर्म के लिए सरकार आपके सपनों के घर को गिरा सकती है, जैसे कैंपाकोला मामले में हुआ, या घर से निकाल सकती है। I would recommend buyers to do 3 rounds of checks. First, मेरा सुझाव है कि 3 तरह के कदम उठाएं। पहला, वकील से सलाह लें।
दूसरे प्रॉपर्टी सलाहकार की राय लें और निर्माण की परख स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट से करवाएं। इसके अलावा ये भी देख लें कि बैंक ने प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मंजूर किया है और प्रोजेक्ट या बिल्डर रेटेड हैं या नहीं। Check if the developer has got the project or the developer himself is rated. बिल्डर खरीदार करार ज्यादातर बिल्डरों के इतना पक्ष में होता है कि खरीदार ठगे जाने के बाद भी अदालत भी नहीं जा सकते। First class builders, they are adding many clauses. बिल्डर खरीदारों को ऐसे करार देते हैं जहां खरीदार के अधिकार बहुत सीमित होते हैं। आपको करार मानना होता है जैसे आप थर्ड पार्टी हों और भुगतान करना होता है। You are making the payment, but you have no right. यानी सपनों का घर खरीदिए भी तो देखभाल के। बेंगलुरु से लक्ष्मी शिवदास, NDTV। तो इस सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव गगर, जो कि पार्टनर हैं गगर एंड एसोसिएट्स सोलिसिटर्स एंड अटॉर्नीज के। वैभव, आपका स्वागत है। तो शुरुआत तो पहले इसी सवाल से करना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या वाकई में इतने केसेस होते हैं कि लोग मकान खरीदें और बिल्डर की गलती की वजह से वो फंस जाएं, या ये इक्का दुक्का ही होता है? बहुत केसेस होते हैं ऐसे। इट इज़ रियली लक के बारे में, इट्स अ मैटर ऑफ लक। अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फंसेंगे ज़रूर। मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 केसेस में कोई ना कोई इलीगैलिटी प्रोजेक्ट में होती ही है, चाहे वो ज़मीन के कागजात के बारे में हो, ओनरशिप टाइटल के बारे में हो, चाहे जब लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट तब सारी परमिशंस थी या नहीं थी उसके बारे में हो, चाहे जो चीज़ें बेच नहीं सकते थे वो बेची हैं बिल्डर ने उसके बारे में हो, या फिर FAR वायलेशन हो जो आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि FAR वायलेशन है भी या नहीं, तब तक शायद बहुत लेट हो जाए। जैसे कैंपा कोला वगैरह में हुआ था, 20 साल बाद ये पता चला कि वहाँ पे वायलेशंस हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए लोग। ऐसे में क्या खामियाजा उसका जो वहाँ रह रहे हैं उनको उठाना पड़ सकता है, या अगर बिल्डर कौन है ये पता है, कौन ऑफिशियल्स उस समय थे, ये सब अगर जानकारी हो तो रहने वालों पर भी क्या आ जाती है गाज? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है जब आप एंटर कर रहे हो ट्रांजैक्शन में, तब आप बेसिक अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। वो सारा अगर आपने करा तो आपको थोड़ी लेवल ऑफ इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन मिलता है। लॉ में भी मिलेगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे तब भी मिलेगा, एंड प्लस आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप कर भी सकते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे डेवलपर हैं जिनके सारे प्रोजेक्ट लीगल हों। तो चाहे सिर्फ नाम के ऊपर अगर आप जाएंगे कि ये बहुत बड़े डेवलपर हैं इसलिए वो लीगल और सेफ है, वो बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा स्टेज तब आता है जब आप ऑलरेडी एंटर कर गए पोजीशन में, या मिडवे थ्रू आपको समझ आता है कि कुछ लीगैलिटी है, तब जाके रोल ऑफ मैनेजमेंट आता है या ऑफिसर्स आते हैं। दे माइट बी इन अ कॉन्स्पिरेसी, कुछ लीगैलिटी साथ मिलजुल के उन्होंने की हो, तो लॉ उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या आपको एज अ बायर पूरी कॉम्पनसेशन मिलेगी? आज के दिन में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट्स हैं, आपको अपना पैसा विद बेसिक इंटरेस्ट शायद वापस मिल जाए, लेकिन जिस तरह का आपको एक्चुअल लॉस हुआ है वो आपको अभी तक कॉम्पनसेशन कभी नहीं मिला है। सुनने में काफ़ी डरावना सा लगता है, लेकिन अगर ऐसा है तो मान के हम चल रहे हैं कि जो भी इंसान मकान खरीद रहा है और रहने के लिए खरीद रहा है वो काफ़ी अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी कि कोई एक आम इंसान किन स्टेप्स को फॉलो करे ताकि वो इस तरह की धोखाधड़ी से बच सके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है नहीं, आपको अपनी RTIs ज़रूर फाइल करनी चाहिए। आपके बेसिक 7-8 इश्यूज आपको ज़रूर क्लैरिफाई करने चाहिए। प्लस आपको डेवलपर को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो सैंक्शंस, परमिशंस, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह आपके सामने रखें। वेरी ऑफन बहुत अधिक तक जो है आपको शायद समझ नहीं आए वो पेपर्स की महत्व क्या है, उसमें क्या इंट्रिकेसीज है, तो आप अपने वकील को लेके जाएं, क्योंकि देखिए आपकी जमा पूंजी इन्वेस्ट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। उसमें जो है आपको 2 बार सोचना नहीं चाहिए, एक एक्सपर्ट को ज़रूर लेके जाएं। सिर्फ आप ब्रोकर्स पे अगर डिपेंड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ना उनको वो समझ आएगी ना वो आपको बताएंगे। सो ड्यू डिलिजेंस में बेसिक टाइटल सर्च, परमिशन सर्च, एनवायरमेंटल परमिशन है या नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन है या नहीं, आपको जो है LC4A BR3 वगैरह मिला है या नहीं, ये सारे देखना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर आप जाके इन्वेस्ट करते हैं। और ये किसी एक स्टेट के बारे में नहीं है, इंडिया में कहीं भी आप चले जाएं क्या होता है, MOU कर लिया लैंड ओनर के साथ, डेवलपर ने डील कंक्लूड नहीं हुई है, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है,
बाद में जाके उसमें अगर प्रॉब्लम आती है वो लिटिगेटेड प्रॉपर्टी हो जाती है, आपका पैसा अंदर चला गया, कल के दिन वो फोर्स मेजोर का क्लॉज लाएंगे, आपका पैसा अटक गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड टेक अ लॉयर अलोंग। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने मकान में पैसा लगा दिया, आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया है, बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होने लग गई हैं, और क्या कोई उस वक्त जो बायर है उसके पास कोई चारा होता है कि वो किसी तरह से अपने पैसे को रिकवर कर सके या किसी तरह के कॉम्पनसेशन की उम्मीद कर सके? डिपेंडिंग अपॉन द लेवल के कैसी इलीगैलिटी है, इरेगुलरिटी है जिसको आप लेके वो मुद्दा बना रहे हैं। अगर कोई मेजर इशू है तो आप ज़रूर कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर पैसा वापस लेना है तो कोर्ट जो इंसिस्ट करे कि पैसा वापस विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। सेकेंडली, अगर क्रिमिनलिटी है तो आप पुलिस के पास लेके जा सकते हैं। ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आज के दिन नॉर्मली पुलिस जो है वो मुड़ के बोलती है अरे ये तो सिविल ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। लेकिन आप ऐसे देखिए, अगर आपको बोला गया है कि 100 रुपये में आपको एक चीज़ मिलेगी और 100 रुपये आपने दे दिया लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती है, तो धोखाधड़ी होती है। और ये जो है सेंस पुलिस में अब धीरे धीरे करके आ रहा है। अगर ये प्रेशर शुरू होता है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस खुलते हैं और बिल्डर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर बनता है कि वो इलीगैलिटीज़ ना करें। इसमें मेरे हिसाब से पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिससे ये पूरी इंडस्ट्री चेक में आ सकती है। जी, साथ ही जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसके दौरान किसी तरह के क्लॉजेज या कोई कदम उठाए जा सकते हैं जिससे अपने आप को थोड़ा सेफगार्ड किया जा सके? देखिए, मेरे हिसाब से 15-16 वैसे क्लॉजेज हैं जो बहुत एक तरफा हैं, जिनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्राई भी किया था एक पर्टिकुलर जजमेंट में मॉडल ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लाने का, वो अभी तक अक्रॉस द इंडस्ट्री एप्लीकेबल नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप 3-4 मेन मुद्दे अगर आप उठाएं तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें एकजुट होकर लोगों को खड़ा होकर बोलना चाहिए नॉट अलाउड, हम नहीं ट्रांजैक्शन करेंगे, इज़ सुपर एरिया। क्योंकि सुपर एरिया के कॉन्सेप्ट के अंदर, उस हेड के अंदर जितनी इलीगैलिटीज़ होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। आपको यही नहीं पता एक कंज्यूमर के हिसाब से कि आपको कितना एरिया मिल रहा है। जब तक आपको यही नहीं पता कि कितना कारपेट एरिया मिल रहा है या आप खरीद क्या रहे हैं, तब तक आपके साथ धोखाधड़ी होएगी ही होएगी। दूसरी तरफ बिल्डर बोलते हैं अरे लोडिंग बहुत ज़रूरी होती है, 20 से 30% लोडिंग होती है, लेकिन वो भी कोई इंडस्ट्री नॉर्म नहीं है। हमने ये भी केसेस देखे हैं कि मिडवे थ्रू ऑफ द प्रोजेक्ट फ्लोर्स इंक्रीज हो गए, आपका कार्पेट एरिया सेम रहा, लेकिन बिल्डर आपको बोलता है आपकी 20% जो है सुपर एरिया बढ़ गया। और जब आप पूछते हैं कि कैसे बढ़ा, कोई आंसर नहीं होता है क्योंकि सुपर एरिया का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा अगर सारे लोग एकजुट होकर बोले हमारे को कार्पेट एरिया खरीदना है। आप कार्पेट एरिया विद फैसिलिटीज बेच रहे हैं, एक्ट्स में कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज का सेपरेट चार्ज नहीं हो सकता है, सुपर एरिया के कॉन्सेप्ट पे हम नहीं खरीदेंगे। उससे बहुत आपका फर्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जरूर इंसिस्ट करना चाहिए कि अगर आपके साथ 18% या 24% पेनल्टी चार्ज होगी अगर आप डिले करते हो पेमेंट में, तो वही पेनल्टी बिल्डर के ऊपर लागू होनी चाहिए। ये आज के दिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 या 2% पर एनम बिल्डर पे करता है, तो उसके लिए तो मतलब पूरा आपने इंसेंटिव दिया हुआ है वहां पे कि वो पैसा मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, बैंकों से उठा नहीं पा रहा है, आप लोगों का पैसा उठाएगा, उसी को अपने अदर प्रोजेक्ट्स में लगाएगा या लैंड बांधने के लिए लगाएगा और डिले करेगा आपका प्रोजेक्ट। तो जब तक ये इक्वालिटी नहीं आएगी कि सेम इंटरेस्ट दोनों के ऊपर लागू हो, तब तक वो प्रॉब्लम चलेगी। आई थिंक दैट ये दूसरा मुद्दा है जिसपे कंज्यूमर को जरूर अपना एकजुट होकर बोलना चाहिए नॉट अलाउड। तीसरा, ड्यू डिलिजेंस की हमने बात करी ही, जब तक सारी परमिशंस वगैरह नहीं है तब तक आपको नहीं करना चाहिए ट्रांजैक्शन। और क्लॉज होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर टू से कि अगर कोई परमिशंस वगैरह झूठी इकरार करी गई या बिल्डर ने कुछ झूठ बोला अपने एग्रीमेंट में, तो उसके ऊपर पेनल्टीज होंगी, उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इससे भी बिल्डर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं। एंड चौथा एक मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर डिस्प्यूट होती है तो आज के दिन सारे एग्रीमेंट में होता है कि आर्बिट्रेटर के पास जाएगी डिस्प्यूट और आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द बिल्डर। तो जिसके खिलाफ केस है वही उसमें आर्बिट्रेटर और जज अपॉइंट कर रहा है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है, स्पेशली जहां बिल्डर इतना स्ट्रांग होता है और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल होता है। तो बहुत जरूरी है कि इंसिस्ट करना चाहिए म्यूचुअली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हो और टाइम बाउंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो। 6 महीने के अंदर आज के दिन ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो सकती हैं। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, फेयरनेस में पड़ेगा, बिल्डर्स इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे।
ये 4-5 क्लॉजेज जो हैं बिल्कुल इंसिस्ट करने चाहिए। नंबर 5, आपका क्लब के ऊपर, कॉमन फैसिलिटीज़ के ऊपर बहुत झगड़ा रहता है। मैंने देखा है सोसाइटीज़ में, एसोसिएशंस में बिल्डर के साथ, आपके एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं इस पैसे में, क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी, आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उस फंदे में फंसे रहोगे जब वो कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं आपसे। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए, 5 खास पॉइंट्स यहाँ वैभव ने बताए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिन पर हर किसी होम बायर का गौर करना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप किसी तरह की धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। वैभव, आप स्टूडियो में आए और इतने सारे आपने पॉइंट्स बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।